प्रकट प्रसंग और आज की बोध कथा हम सबको समझने लायक है और हमारा जो विषय है उस विषय को प्रस्तुत करने का एक संदर्भ है। हम सभी आचार्य बंधु भगिनी हैं यहाँ पर और नवीन आचार्य हैं। कोई बता सकते हैं कि कभी नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग में कोई ऐसे आए हैं? दिखने के लिए तो पुराने दिखते हैं, लेकिन क्या करें, उनका प्रशिक्षण हुआ है ऐसा नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के नाते? ऐसा नहीं हुआ है, यानी सभी कोई नवीन है। एक चीज और बताइए, इसमें +2 में पढ़ाने वाले कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अच्छा ठीक है, हाँ समझिए। और इसमें हिंदी और संस्कृत पढ़ाने वाले कितने हैं? ऐसे हाथ उठाएं। हिंदी और संस्कृत 1 2 3 4 5 6 7 चलिए ठीक। तो हिंदी और संस्कृत पढ़ाने वाले जो बंधु भगिनी हैं वो कुछ हमारी मदद करेंगे, क्योंकि अभी का विषय हिंदी शिक्षण है, भाषा विज्ञान। ऐसे हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। जन्म से लेकर के अभी तक हम हिंदी में ही सोचते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में समझते हैं। और मैं समझता हूं कि हम लोग जो ख्वाब देखते होंगे, सपना भी देखते होंगे, तो उस निद्रावस्था में ही हिंदी में ही देखते होंगे। ठीक है, हमने कोई दूसरी भाषा का भी ज्ञान अर्जन किया है, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है, अपनी जो राष्ट्रभाषा है, अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है वो हिंदी है। इसलिए आज हम हिंदी पर विचार करें। कहने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हिंदी है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, हमारी भाषा, अपनी भाषा। लेकिन मैंने देखा है कि अच्छे जो प्रोफेसर है, यहाँ तो वर्ग होते रहता है, +2 के आचार्यों का भी वर्ग होता है, उसमें जो हिंदी के गणमान्य लोग हैं वो भी आते हैं। लेकिन जब मैं हिंदी के बारे में कुछ शब्द और कुछ मात्रा और ये सब जब पूछने लगता हूँ तो वो गड़बड़ा जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हिंदी जितनी सरल है, हम बोल पाते हैं, शायद लिखना उतना संभव नहीं हो पाता है। हम सब इसका आज अभ्यास करेंगे। हो सकता है एक अगर घंटे में पूरी हो जाएगी और आपकी जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा तो 1 घंटे पर्याप्त है, और नहीं तो फिर दूसरी घंटी में भी हम लोग विचार करेंगे। हम लोग कख जानते हैं, समय और भूमिकाओं में ये कालांश बिताना ठीक नहीं है। हम लोग कख जानते हैं, आ ई जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा समझें आज कि जैसे कोई बच्चा प्रवेश कक्षा में आता है, नर्सरी में आता है, तो सबसे पहले वो कख सीखता है। आचार्य जी या जो भी शिक्षक हैं कख सिखाते हैं। तो हम आज प्रवेश की कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। हमको आ ई पूरा लिखना है, क ख ग घ हमको पूरा लिखना है, क से लेके ज्ञ, ठीक है, लिखिए। और तब तक मैं बोर्ड पर कुछ लिखूंगा। बोर्ड पर अभी देखना नहीं है, जब आपका लिखा हुआ हो जाएगा तब फिर बोर्ड पर देखना है, ठीक है। आप पहले आ ई उ री ए ऐ ओ अ इतना लिख लीजिए। उसके बाद क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ण त थ द न प प म म य ल ल व त ल श म ध स ध स अक्षर ज्ञान यहाँ तक लिखिए। और प्रवेश कक्षा में भले ही आप प्रवेश करें, लेकिन आप प्रवेश के बच्चे नहीं हैं, ठीक है, इसलिए जरा जल्दी लिखिए।
का होगा लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपने ये अ लिखा होगा, किसी ने ये अ नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये अ बहुत पुराना है, ठीक है। ये अ किसी ने नहीं लिखा होगा। दूसरा क्या है, ये ख है, ख जरा मिलाइए, देखिए बहुत लोगों ने ये ख लिखा होगा, बहुत लोगों ने लिखा होगा, लेकिन ये ख नहीं चलेगा। यहाँ पर देख लीजिए कैसे ख लिखना है, ये एक ही बार में लिखना है, ऐसे करके नहीं लिखना है, और इसको इधर लिख सकाना है, इसको फिर इधर लिख सकाना है, ठीक है। एक ही बार में ऐसे लिखना है, उसको काटिए और ये कर लीजिए। दूसरा, तीसरा, ये छ, छ क्या है, तीसरा छ है। छ आप लोगों ने ऐसे लिखा होगा, ये छ जो है यहां तक ऊपर शिरोरेखा तक जाती है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने बोर्ड पर तो पहले लिख दिया है। ये झ है। जब हम लोग स्लेट पेंसिल से पढ़ते थे, बहुत लोग इसमें स्लेट पेंसिल वाले भी होंगे, बहुत लोग और ऊंचे स्तर वाले लोग भी होंगे, तो गुरु जी सिखाया करते थे कि इस प्रकार से लिखिए, म यहां पर मिटा दीजिए तो ये हो जाएगा भ, और इधर कर दीजिए तो हो जाएगा झ। तो अब ये झ नहीं चलता है, अब ये समाप्त हो गया है, और जैसे हम लोग ई लिखते हैं इसी तरह यहाँ पर ये कर दीजिए झ, ठीक है। ये न सारे लोग लिखे होंगे, लेकिन ये न बहुत कम लोग जानते होंगे। ये जिस तरह अ है, ये अ, उसी तरह से ये न है। ये न आजकल एकदम नहीं चलता है, पुरानी किताबों में है। अगर भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की किताब देखेंगे तो यही अ और यही न मिलेगा, पुरानी वाली, आज वाली नहीं, क्योंकि वर्णों में परिवर्तन हो गया है, ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, नए नए वर्ण आ रहे हैं, नई नई तकनीक आ रही है। आजकल कंप्यूटर में भी शायद ही मिल जाए किसी फोन से। कंप्यूटर की कितने जानकार लोग हैं, हाथ उठाइए, एक है, 4-5 लोग हैं। तो चाहे देवलिस हो, कुतिदेव हो, वाक्यन चाणक्य हो, नई दिल्ली हो, अंकित हो, कुछ भी हो, कोई भी फोन हो, आज ये मिलता नहीं है। इसीलिए हम लोग, आप लोग सारे लोगों ने यही न लिखा होगा। तो ये छ पुराना छ, ये झ पुराना झ, ये न पुराना न, और ये ध, इस प्रकार से ये घ हो गया, और यहां हटा दीजिए तो ये ध हो जाएगा। ये भी समाप्त हो गया है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये ध है या घ है, संशय हो जाता है, इसीलिए यहां इसको गोल करना जरूरी है। अगर आपने गोल कर लिया तो किसी किसी फॉन्ट्स में यहां तक ये शिरोरेखा दिया जाता है, कहीं कहीं पूरा रहता है, थोड़ा सा कटा हुआ सब में मिलेगा, थोड़ा सा अंतर आने के लिए। इसीलिए आप ये ध लिखना है, और भ जो है यहां पर गोल करना जरूरी है। भ, ये पूरा भ, ऐसे वाला पुराना भ अब समाप्त हो गया, हम लोग नया भ लिखेंगे, यहाँ पर गोल करेंगे। आप आगे भी कोई भी पत्रिका देख लीजिए, कोई भी किताब नोट करके देख लीजिए, आपके पास किताब है, पेपर है, अखबार है, सब चीज नित्य नूतन आपको मिलने वाला है। ये पुराना ध, ये पुराना ल, ये 5 पत्ता वाला ल समाप्त हो गया। हम लोग लिखते थे पहले ये, अब ये ल समाप्त हो गया, और ये पुराना छ। तो ये नए वर्ण ये सही है, ये पुराने वर्ण अगर आप लिखेंगे तो आज बच्चा तो देख लेगा, लिख लेगा,
हम लोग भी सही मान लेते हैं, लेकिन अति आधुनिक युग में हम लोग जी रहे हैं, इसलिए नित्य नूतन कहाँ परिवर्तन, इसको देखना चाहिए। ये सोचिए कि चलो हिंदी है तो हिंदी है तो इतना आसान हिंदी नहीं है, और फिर कहिएगा हम तो फिजिक्स के, हम तो मैथ के हैं, तो ऐसा नहीं है। फिजिक्स मैथ वाले बहुत अच्छी हिंदी लिखते हैं, बहुत हिंदी का क्लास में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम साइंस के हैं तो ये आर्ट्स का विषय है या कोई, ये तो भाषा है। हम एक आवेदन पत्र हम देखते हैं विद्यालयों में, जब मैं जाता हूँ और आवेदन पत्र देखता हूँ, पंजियों में सूचना पंजी में सूचना लोग घुमाते हैं, प्रधानाचार्य जी या आचार्य जी, वो देखता हूँ, बड़ा कष्ट होता है। प्रधानाचार्य तो स्वयं लिखते नहीं है, किसी आचार्य से लिखवा लेते हैं, अपने केवल दस्तखत कर देते हैं, लेकिन उसमें कितनी गलतियां हैं ये भी नहीं देखते। कम से कम गलतियों का सुधार होना चाहिए। हम गलती करेंगे, मानव स्वभाव है गलती करना, लेकिन अपनी संस्कृति क्या है, उसको ठीक करना, सुधार करना। यही सुधार करते करते, यही आज की बोधगता, निरंतर हम अभ्यास करेंगे तो हम लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि ये वर्ग केवल हिंदी, ये वर्तनी का वर्ग हो रहा है, हिंदी भाषा का वर्ग हो रहा है। ये हमारा वर्ग अगर आप समझिएगा तो आप में सुधार होगा, और नहीं तो फिर घंटा तो बीत रहा है, घंटा तो बीत जाएगा। अब बच्चा कभी सीख जाता है तो फिर मात्रा लगाता है। जैसे हमने मात्रा लगाया, केवल ये मात्रा ही नहीं है, इसमें वर्ण भी लगे हुए हैं कहीं पर, गौर करिएगा तब पता चलेगा। अब देखिए यहां से आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, चलो हो गया ना। ये क्रम में हमने मात्रा और जो वर्ण बताऊंगा वर्ण कहां पर लगा है। आपको र लिखना है और तालव्य श लिखना है, और इसी प्रकार मात्रा लगानी है। चलिए लगाइए, शुरू करिए। र और श लिखना है। हो गया होगा पूरा। अब समझिए, हम र और तालव्य श का हमने कहा है लिखने के लिए, ठीक है, सबका हो गया। आदमी यही चार में फंसता है, कका की कुकू, यहां तक कुकू ठीक है, क्री क्र के कुको कंकर, तो कका की इधर ठीक है, और फिर के कुको कंकर, मामला कहां लटकता है, यही पर।
अब इसको समझिए, मेरी की मात्रा और कम यहाँ र है, ये वर्ण है, ये मात्रा नहीं है। यही मैंने कहा कि बाद में मैं समझाऊंगा। अब जरा कॉपी पर देखिएगा, क्योंकि आचार्य सम्मानित व्यक्ति होता है, सबका सम्मान है, ठीक है। अगर मैं कॉपी देखना शुरू कर दूं तो मामला जो गड़बड़ है तो सब सामने आ जाएगा, ठीक है। यहां देखिए, र जो हम लिखना है तो हर्षव इस प्रकार लिखना है, र हर्षव रू, और र दीर्घव को यहां पर बोल कर देना है, ठीक है। यहां ये देखिए रुपया, अगर जेब में है निकाल करके देख लीजिएगा, यही रुपया है, वो रुपया नहीं है, दीर्घव से नहीं है, तुरंत देख सकते हैं आप। और फिर ये रू दीर्घव, ये गुरु या गुरुवार, दीर्घव से रुमाल, नहीं दिख रहा है, खड़े हो जाइए, कुर्सी लेके इधर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये करूर, करूर हम सब गुरुजी हैं, और गुरुवार लिखेंगे दिनक्रम के अनुसार तो र दीर्घ रू लिख देते हैं, हमें पता नहीं है। तो ये र हर्षव रू, ये र दीर्घव रू, ठीक है। अब देखिए, ये जो क में री की जो मात्रा है, यही री, ये जो स्वर का री है वही यहाँ पर अपने मूल रूप में आ जाता है, इसका कोई दूसरा रूप नहीं है, ठीक है। और र में र नहीं लगता है, ये रूप नहीं होता है। दूसरा रूप र का होता है, क्या क्या रूप होता है र का? अब जैसे हम अगर लिखेंगे धर्म, तो म के ऊपर रेख जो है वो र आ जाता है। एक यही र है क्रय, और गोल वर्ण में जो गोल ट वर्ण जो है वो गोल वर्ण है, तो ट ठ ड ढ ये गोल वर्ण है। यहां केवल ऐसे नहीं लगता, बल्कि ट्रक लिखना हो तो ऐसे लिखिएगा, ड्रम लिखना हो ड्रम तो ऐसे लिखिएगा, है ना। ये र का ही रूप है। तो ये इस र में र नहीं लगता, लेकिन ये र तीन रूपों में आता है। उसके बाद मैंने कहा था ये र के बाद तलव्यश, तलव्यश है ना। तो ये दो में तो कोई अंतर नहीं है, ये तलव्यश ह्रस्व, ये दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ये श्री और ये श्र, ये दोनों गलत है। हाँ, ये दोनों गलत है। यहां क्या होता है सो समझिए। ये जो शब्द जो री की मात्रा लगी है, ये श इस प्रकार हो जाता है, ये श उलट जाता है और यहां श्री लग जाता है, ये श्री है। अब ऐसा श किसी ने देखा है? देखा सभी ने होगा। कैसे होता है सो मैं बताता हूं। देखिए, पाश्चात्य, श्वेत, कभी देखा है ऐसा? अखबार में देखा होगा, किताबों में भी देखा होगा। तो ये श, ये श उलट जाता है और री की मात्रा है ये आ ई उ री, वही जो मात्रा है वही यहां पर
री लग गया। और ये र है, ये र है, ये श हुआ और ये र हुआ, श्र। अब देखिए ये श्री और ये श्र, ये श्री से होता है ये श्री से श्रृंगार। लेकिन आप श्रृंगार का जो स्टोर की जो दुकान है तो श्रृंगार उसमें आप ऐसे ही देखिएगा, ऐसे ही देखिए। वो नहीं जानता है कि हाँ ये श्री है और ऊपर से ये भी दे दिया है, र भी दे दिया है, री भी है और र भी है, इसका उच्चारण होगा ही नहीं। इसीलिए श्रृंगार दुकान जितनी भी हैं, एक दो छोड़ करके हम तो झारखंड और बिहार में यही क्लास लेने के लिए जाते हैं, पटना मुजफ्फरपुर तक। हमारा प्रवास केवल यही वर्तनी और शुद्ध हिंदी कैसे लिखे, कैसे सीखें, कैसे बोले, इसी पर लेने के लिए मैं पटना बहुत बार जाता हूँ, देखता हूँ। तो जहां भी श्रृंगार दुकान है सब में गलत है लिखा हुआ। एक दो कहीं कहीं जरा अच्छा लगा तो मुझे लगा कि वहां जाकर के शाबाशी दे दूं कि हाँ आप हिंदी के जानकार हैं, लेकिन गाड़ी में रहता हूं ऐसा मौका मिलता नहीं है। अब ये श्रृंगार ये गलत है, श्रृंगार ये ठीक है। श्रृंखला, श्रृंखला अगर आपको लिखवा दूं तो ये श्री और ख देख लीजिए, ख नया ख, और ये ल, ये पान पत्ता वाला ल नहीं, खड़ी पाई का ल। ये एक अगर शब्द में लिखा दूं तो 3 प्रकार की सावधानी आपको करनी पड़ेगी। श्रृंग, श्रृंग छोटी शिखर, तो ये स्र से है। दूसरा ये स्र से, ये श्री से, ये स्र से, ये र, स में र लगा हुआ है। हम लोग लिखते हैं ना श्रीमान, श्रीमान प्राचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, यही श्री है। श्री यानी शोभा, लक्ष्मी, यही श्री है श्रीमान। और पुराने समय में हलंत लगता था, आज के समय में हलंत हट गया, इसीलिए मैंने हलंत नहीं दिया है। और केवल श्रीमान में ही हलंत हटा है ऐसा नहीं है, हिंदी अगर आप लिख रहे हैं तो सारे शब्दों में हलंत हट गया है। श्रीमान, विद्वान, महान, कार्यरत, पहले त में भी लगता था, सतत में भी लगता था, विधिवत में भी लगता था, तो वहां भी हट गया है। हटने के पीछे एक तर्क है। अब ये समाप्त हो गया, यहाँ जो मैंने समझाया वो समाप्त हो गया। अब हलंत में आ रहा हूं, क्यों हटा, ठीक है। हटने के पीछे एक ही कारण है। अब जैसे कोई अगर कहता है कमल धर चल, मान लेते हैं एकदम शिशु बच्चा यही पढ़ता है। अब यह है क्या, कमल घर चल, कमल ल है, ल में अ है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो कैसा लग रहा है, कमल ल में अ तो नहीं बोल रहे हैं। घर, उसी तरह घर र है, चल चल चला, ल में तो अ भी है ना, लेकिन उसका उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं। महान, महान, महान करके खत्म कर देते हैं, न पूरा बोलते ही नहीं। अगर पूरा बोलेंगे तो एक जिला विशेष की बोली आ जाएगी, कमल घर चल, कमल घर चल। अ का उच्चारण उसमें आता है, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं उसमें अ का उच्चारण नहीं आता है, इसलिए जो कुछ भी बोलते हैं अंत में वो
अ का उच्चारण वहां नहीं आता है। इसीलिए चाहे विद्वान हो, महान हो, कार्यरत हो, सतत हो, विधिवत हो, कोई भी शब्द हो, काम ही ले लीजिए, राम ही ले लीजिए, राम तो रामो ऐसा कहाँ भी बोलता है। और भारत सरकार की वर्तनी समिति में यही मानक शब्द, मानक उच्चारण कहा गया है, राम, रामो, ऐसा नहीं। संस्कृत में आप रामा कह सकते हैं। तो एक वर्तनी का एक नियम है। अब यहाँ पर आ जाइए, सबको मिटा देता हूँ। लिख लिया है ना आप लोगों ने? लिखना जरूरी है। हलंत के बारे में आपने सीमा बोला, क्या पूर्वाहन और ब्राह्मण में जो लगता है हलंत, क्या वो भी खत्म हो चुका है? नहीं, वो नहीं खत्म हुआ। मैंने अंत में बोला है, बीच वाला में नहीं। अच्छा, अंत देखिए समझिएगा तो बढ़िया से समझिएगा, क्वेश्चन होगा पूछ लीजिएगा। अब पूर्वाहन में ह में हलंत लगेगा और ना पूरा लगेगा, तो वहां लगेगा, बीच में लगेगा। हाँ, अंत वाला समाप्त हुआ है। बहुत अच्छा जिज्ञासा, तुरंत बोलना है। अब हिंदी में कितने वर्ण होते हैं कोई बता सकते हैं? पूरा वर्ण जिसका हम उपयोग करते हैं, ऐसे कितने वर्ण हैं? और कोई? 52। और कोई? 52। ठीक है, लगता है पढ़ाते हैं आप, पढ़ाते हैं ना। मेरी किताब लिखी हुई है अपना व्याकरण, और वह जो अपना व्याकरण है सरस्वती शिशु विद्या मंदिरों में चल रही है वो पुस्तक, और 6ठा 7वां 8वां क्लास में वो लगी हुई भी है। तो उसी में हमने इसको लिखा है। स्वर कितने हैं? 11। आ से लेकर के औ तक। अयोगवा कितने हैं? 2। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। क, च, ट, त, प। ये अ से औ तक, ये अ, और ये क, च, ट, थ, क, च, ट, थ, प, वर्ग। अंतस्थ ये 4, उसमन ये 4, तलाविश, मूर्धन्स, दंस, संयुक्ताक्षर ये 4, छ, त्र, ज्ञा और स्र को भी माना है, और तर बिंदु ये 2, बड़ा और बड़ा। देखिए बाउन हुआ। हुआ 52। अगर 52 नहीं होगा तो फिर उसका हिसाब किताब लगाना पड़ेगा ना। इतने वर्णों के अलावा कोई भी अगर वर्ण हम उपयोग कर रहे हैं तो बताएं। हिंदी में इतने वर्णों के अलावा एक भी वर्ण उपयोग में नहीं आ रहे। ये है, इसको समझ लीजिए। अब ये ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ से ढक्कन और न से कुछ नहीं होता है। तो ये ड से डमरू, ढ से ढक्कन, लेकिन इसके नीचे अगर पड़ गया मुक्ता या बिंदी या तल बिंदु बिंदु, तो ये हो गया, ये ड है, ये ड़ है। और ड़ किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आता है। एक भी शब्द ड़ से शुरू में नहीं बना है, बीच में बना है। जैसे पानी पड़ता है तो पढ़ना, ठीक है। और ये ढ है, ये ढ़ हो गया, यहां पढ़ना, रीडिंग। अंतर है। ये भी किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आता है।
बीच में आएगा, अंत में आएगा। यहां देखिए ड़, जोड़, जोड़ हो गया। एक स्थान का नाम है ढोरी, एक स्थान है ढोरी, खुसरो के नजदीक में है। अब लोग ढोरी लिखते हैं और नीचे नुक्ता दे देते हैं, तल बिंदु लगा देते हैं। तल बिंदु लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? ढोरी। ढोरी जगह का नाम नहीं है, ढोरी है। तो कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, ये भी जानकारी चाहिए। तो ये हो गए हमारे कुल वर्ण हिंदी में। सर कुछ पूछना है? हाँ पूछिए। सर अयोग वाह को हम किस में रखेंगे, स्वर में या व्यंजन में? हाँ ठीक है, और भी कुछ है? हाँ ठीक है, पहले एक अच्छा चलिए दूसरा बोल दीजिए। क्योंकि बहुत सारे व्याकरणों में हमने देखा है कि आगत व्यंजन ज और फ नुक्ता लगता है, बिंदु लगता है, ज के नीचे बिंदु स हो जाता है ना। आगत व्यंजन जो बाहर के हैं, है ना, फ जैसे फसल, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को कहीं पर रखा गया है। अयोग वाह को स्वर और व्यंजन में न रखा गया, है ना। आगत व्यंजन के तौर पे ज और फ को रखा गया है, जो अक्सर हिंदी में, अभी की हिंदी में, आधुनिक हिंदी में वो प्रयोग किया जाता है। तो अयोग वाह को हम स्वर में या व्यंजन में अगर रखें तो वो आगत जो वर्ण है उसको कहाँ रखा जाए? वही प्रश्न है जी। बता दूं? सर अयोग वाह को अयोग वाह क्यों कहते हैं? वही प्रश्न तो हुआ है, अयोग वाह को अयोग वाह कहते क्यों? वही प्रश्न हुआ है और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। पहले इसीलिए पूछ रहा हूँ, मिटा दूं? क्योंकि मिटाऊंगा तभी तो फिर लिखूंगा और जवाब दूंगा। छत्र यस रहा, दो को मिला करके, क और श मिला करके त्र हुआ, छ हुआ, त और र मिल करके ये हुआ, ज और ञ मिल करके य हुआ, और तालाब्य श में र मिल करके श्र। ठीक है। बहुत सुंदर दो क्वेश्चन आया है, और कोई क्वेश्चन तो पहले बता दीजिए। और ये क्वेश्चन केवल क्वेश्चन नहीं है, जिज्ञासा का समाधान भी है, बहुत सुंदर है। आपने पूछा है अयोग वाह, और उसके बाद फिर आपने पूछा ज और फ, यही ना? ठीक। अब देखिए अयोग वाह क्या है। हमने लिखा और ये हो गया स्वर, हमने लिखा क, ये हो गया व्यंजन। बढ़िया से समझिएगा, तब अयोग वाह समझ में आएगा। ये क जो लिखा, इसमें ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क में अ की मात्रा है, क अ ख ग जो भी हो, यहाँ अ है, और ये हमने लिख दिया अन। ठीक है। अब देखिए ये क से अ निकला, लेकिन अ से क्या निकला? न। अन, यानी ये स्वर से, ये व्यंजन से शुरू हुआ और स्वर में खत्म हुआ, ये स्वर से निकला और न में खत्म हो रहा है, यानी व्यंजन में खत्म हो रहा है। इसीलिए न ये स्वर हुआ और न ये व्यंजन हुआ, लेकिन अर्थ वहन करते हैं। दोनों में अयोग है, अयोग्य, लेकिन अयोग्य नहीं है, अयोग। दोनों में न स्वर है और न व्यंजन है। हाँ, तो दोनों से अयोग है, लेकिन अर्थ वहन करते हैं, इसीलिए वाह, अयोग वाह। इसको व्याकरणों में ऐसा कहा है। तो अयोग, अयोग वाह, ये अनु। ठीक है। अब आइए ज और फ में। ठीक है। अब इसमें से कितने लोग उर्दू के जानकार हैं? थोड़ी बहुत आती है। थोड़ा बहुत। अगर थोड़ा बहुत है तो नीम हकीम खतरे जरा
नहीं लिपि नहीं आती है क्योंकि गजलकार है ना, नहीं तो लिपि नहीं आती है, बाकी ये ना देवरानी लिखते हैं, भाषा आती है। लेकिन अब हम लोग हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, उर्दू जानते नहीं हैं, लेकिन आपने देखा होगा क ख ग ज फ, देखा है ना? सबने देखा है। आजकल टीवी में बड़ा जोश चल रहा है। क्या चल रहा है? एकदम देखते हैं, कभी देखे हैं? ये हिंदी को बिगाड़ने का षड्यंत्र है। इसमें कितने लोग बैठे हैं कि उर्दू जानते हैं? एक भी नहीं। और ऐसे ऐसे वर्ग हम 95 से कर रहे हैं, कितने लोग जानने वाले हैं? एक भी नहीं। अब बताइए, जो हिंदू, सीधी सी बात आई है यहां पर, जो हिंदी पढ़ता है वो उर्दू नहीं जानता, लेकिन जो मुसलमान उर्दू पढ़ता है वो हिंदी भी जानता है। भाषा उसकी मजबूत होगी कि हमारी मजबूत होगी? उसकी मजबूत होगी। अब देखिए यहां पर उर्दू नहीं जानते हैं, अगर मैं कुछ लिख दूंगा काला अक्षर इस बार क्या वर्ड्स का मीनिंग क आप जानते हैं तो देख लीजिए, ये है क, बड़ी काफ, ये है छोटी काफ, ये है खे, ये है क और ह मिलकर के ख, ये है गै ग, ये है क के ऊपर लग जाएगा तो ग काफ, और ये है जाल जाल जे जे ज्वार और जो, और ये है जी, ये है फे, एक दीजिएगा ऊपर तो फ होगा, दो दीजिएगा ऊपर तो क होगा, और ये है फे। अब देखिए, ये क, ये ख, ये ग, ये ज, ये फ, ये क, ये ख, ये ग, ये ज, ये फ, ठीक है? कितने वर्णों से जो शब्द बनते हैं उसके नीचे क में नुक्ता लगता है। और इतने वर्णों से जो शब्द बनते हैं उसमें क में नुक्ता नहीं लगता है। अब आप कहेंगे गजल लिखिए, ये इधर से चलता है, कोई देखे हो तो पहली बार हम देख रहे होंगे, उनको अच्छा सा लग रहा हो कैसे आचार्य लिख रहे हैं। ये गजल है, ये ग, ये ज और फिर ये लाम, ये गजल है। बोलने का तरीका भी अलग है। तो बोलिएगा, कायदा, कानून, कलम, ये कलम है, कलम। लेकिन अगर कागज लिखना होगा, कलम, कागज लिखना होगा तो ये कागज ऐसे, ये इस तरह से कागज, ये ग और ये ज, ये वाला गजल वाला ग और ज, ये ग और ये ज। अगर आप उर्दू जानते हैं तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, नुक्ता दे सकते हैं, नहीं तो हिंदी के अध्ययन और अध्यापन में नुक्ता हटा दीजिए भाई साहब। हाँ बोलिए। सुनिए सर, हम लोग वास्तव में हम लोग देख रहे थे कि वर्ण कितने होते हैं, है ना, थोड़ा सा विषयांतर हम लोग हो गए। तो इसमें क्या है सर कि बहुत सारे व्याकरणों में हमने क्या देखा कि अयोग वा का कहीं भी योग ना करके 52 वर्ण, है ना, मतलब बाकी चीज़ों को स्वीकार भले ही हिंदी में नहीं किया गया हो, ज और फा को इसलिए किया गया क्योंकि है ना हिंदी के सबसे महान गजलकार दुष्यंत कुमार को माना जाता है ना, और दुष्यंत कुमार ने बखूबी इस चीज़ को ये किया। तो ऐसा थोड़ी कि उनको हिंदी से निकाल के फेंक दिया जाए, हिंदी साहित्य से निकाल के फेंक दिया जाए, उनके बिना हिंदी साहित्य का, है ना, जो काव्य भाग है वो अधूरा है अगर आधुनिक काव्य को देखें। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये था सर कि 52 जो अक्षर, जो मतलब वर्ण है
वो अयोग वाक को जोड़ के हम बोले या फिर हम बोले कि है ना ये जो आगत वर्ण जिसको माना गया है, बहुत सारे व्याकरणों में वचनदेव कुमार का है और भी लोग हैं, है ना, उनमें हमने देखा था कि उसमें आगत वर्ण ज फ बाकी क ख ग ये तो उर्दू मान लेते हैं, ये दोनों को सिर्फ आगत वर्ण में माना गया है, इसको गिन के 52 है ना बताया गया है। बहुत सारे व्याकरणों में हमने देखा है ऐसा, इसलिए मेरी जिज्ञासा थी कि क्यों इसको ना जोड़ के अयोग वाक हम लोगों ने क्यों जोड़ा, ये है ना मेरी संशय थी, है ना। और क्योंकि बहुत सारे व्याकरणों में आगत वर्ण इन दोनों को मानते हैं, हिंदी में स्वीकार्य रूप से मानते हैं, सिर्फ दोनों को ख ख ग, है ना, इसको नहीं ज और फ को, है ना। ठीक ठीक। इसलिए अगर आप जानते हैं सीधी से एक ही बात है तो उपयोग करिए, और नहीं तो फिर इसका उपयोग मत करिए। हम नहीं जानते हैं बच्चा को हम क्या पढ़ाएंगे, लिखेंगे कलम और कभी नुक्ता नहीं देंगे, लिखेंगे कागज पर दे देंगे नुक्ता, गलत हो जाएगा ना। तो गलत हम क्यों पढ़ाएं जब हम स्वयं नहीं जानते। अगर आप जान रहे हैं पढ़ाइए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन जब स्वयं नहीं जान रहे हैं, आपसे फिर कहीं हो सकता है बच्चा वो तेज होगा, वो जानता होगा, तो फिर आप हल्के हो जाइए। इसीलिए हमने स्पष्ट कर दिया, इसको अगर लिखना हो तो लिखिए, और नहीं तो फिर लिख भी नहीं पाइएगा, जिसका अभ्यास नहीं है क्या लिख भी नहीं पाएगा। अगर यही वर्तनी समिति में रही तो ये 52 के बदले 1 2 3 4 5 57 बच्चा को पढ़ना पड़ेगा। और जैसे भाई साहब करें ना ज और ज, तो फिर उसको ज और ज में अंतर आ जाएगा, क और क में अंतर आ जाएगा, ख और ख में अंतर आ जाएगा, ग और ह में अंतर आ जाएगा, फ और फ में अंतर आ जाएगा। यह है फ, लिफाफा, वफा जिसने की, बेवफा हो गए। तो ये फ है और ये फ है, फल। फल नहीं बोल सकेंगे हम लोग। अगर फल बोलेंगे तो जो उर्दू जानता होगा वो समझ जाएगा कि ये गड़बड़ बोल रहा है। फल नहीं बोलना है, फल बोलना है, वहां पर दोनों होठ सटाना है। लेकिन लिफाफा बोलना है तो होठ सटाना नहीं है। तो ये उच्चारण विज्ञान जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय सबका अलग अलग समय बताओ। तो सर आयोग वाक को जोड़े या नहीं, आयोग का तो है ही, आपने जैसे उसको जोड़ना नहीं है, आपने बोला नहीं जोड़ना है उसको, उसको जोड़ करके हमने 52 बताया है। अच्छा, उसको जोड़ना है। हाँ। और इसको नहीं जोड़ना, नहीं इसको नहीं जोड़ना है, ये सब व्याकरण नहीं जोड़ा है। आप वचनदेव कुमार का नाम ले रहे हैं, ठीक है, हमने भी वचनदेव कुमार को देखा है, और डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की सरल हिंदी व्याकरण रचना ये भी है, नहीं है ऐसा कहीं। वर्तनी समिति में है, तो वर्तनी समिति का भी मैं नियम नहीं बता रहा हूँ। अब मैं इधर आ गया हूँ आपकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए, फिर इधर आ गया था, ठीक है। जब फिर उच्चारण विज्ञान में मैं आऊँगा तो फिर बताऊँगा। हम लोग हिंदी भाषा भाषी हैं, और हिंदी में जो श है, जो व है, जो छ है, जो न है, हम लोग इतना काहे उच्चारण से नहीं कर पाते। मैं बताता हूँ। देखिए हिंदी में क्या है, एक मिनट, हाँ बहन जी बोलिए। ठीक, ये ना, ठीक, देखिए पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद उस पर आते हैं। ये क्या है, तलव्य श, तालु और जीभ का संबंध, ये मूर्धा और जीभ का संबंध, और ये दांत और जीभ का संबंध, ठीक है। तलव्य श, मूर्धन स, दंत स, नाम के अनुसार, उच्चारण के अनुसार श का नामकरण हुआ है, और क्रम भी वही है। क्रम देखिए, उल्टा क्रम हो ही नहीं सकता। भाषा वैज्ञानिकों ने भी क्रम बहुत सुंदर दिया है। अगर आपको शेष लिखना है तो शेष, पहले तालव्य ही आएगा, उसके बाद मूर्धन स। पहले मूर्धन से फिर तालव्य से नहीं आएगा। कहीं कोई शब्द है तो बता दीजिए। आगे एक आध
जहां उपसर्ग लगता है, जैसे सुशील, ये शील शब्द है, शब्द शील है, उसमें उपसर्ग है सु, तो जहां उपसर्ग है प्रत्यय उसमें जो परिवर्तन वो अलग चीज है। लेकिन ऐसे हिंदी एकदम वैज्ञानिक भाषा हिंदी है, क्रम से ही आएगा। शीर्षस्थ लिखिए, देखिए तीनों शब्द है, शीर्षस्थ कवि गजलकार है ना, तो ये तीनों शब्द है। फिर ये छ है, ये छ लोग नहीं बोल पाते हैं, कहाँ छ बोलना है, छाता बोलना है, कहाँ क्षत्रिय बोलना है, नहीं बोल पाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय का जो अंतर है उस मामले में नहीं आएगा। शील शब्द है, इसमें सु उपसर्ग लगा होता है, इसीलिए क्योंकि बता मैं ही रहा हूँ, उदाहरण भी मैं ही दे रहा हूँ, अपवाद भी मैं ही बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, नहीं तो फिर एक ही विषय में लटकते हुए रह जाइएगा। न और ना, ये ण जो है वो संस्कृत में अधिक आता है, और ये छ जो है वो संस्कृत में अधिक आता है। ये संयोगी क्ष बोलते, कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा भी बोलते हैं। और ये व और व, वो क्ष का उच्चारण तो अलग है सर, क्षत्रिय उसमें आधा का और मूर्धन्य शब्द है ना, वो क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय अगर बोलते तो गलत है, क्षत्रिय वो उच्चारण के वही बोल रहे हैं ना, जो आप बोल रहे हैं वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि एक मिनट उच्चारण अगर शुद्ध शुद्ध, देखिए शुद्ध क्या है, तलावेश है, लेकिन आप अभी वंदना करते हैं, ठीक है, वंदना में हम लोग सब कोई सम्मिलित हैं। या कुंदेंदु तुषार, तुषार है, लेकिन तुषार बोलते हैं क्या, मैं वही गौर से सुन रहा था। दूसरा अनुच्छेद में आइए, शुक्लांग ब्रह्म विचार सार, शुक्लांग है, बोलते हैं क्या शुक्लांग, नहीं बोलते हम, एकदम गौर से वही सुन रहे थे, और आज नहीं सुन रहे, बहुत दिनों से सुनता हूं मैं। लेकिन आप लोग चूंकि नवीन वर्ग में है भैया, हम लोग एक शुक्लांग बोलिए ना, सुसु करते रहिएगा ना तो नहीं काम चलेगा, सुसु वाले फिर चल जाइएगा, अलग चीज। इसीलिए सुसु नहीं करिए, तलब श है तो तलब श का उच्चारण होना चाहिए। शब्द मंत्र है, मंत्र, ये केवल प्रार्थना नहीं है, वंदना नहीं है, मंत्र है। आइए बांग्ला भाषा भाषी कितने लोग हैं इसमें, हाथ उठाइए। बांग्ला भाषा भाषी एक है, ठीक है दादा, आपने संख्या भी आमा के अभी लिखी, ये ब है बांग्ला में, ये ब है और वो दोनों है। अब हम लोग लिखेंगे क्या है, वंदे मातरम है ना, हम पास हो गए ना, सही है ना। लेकिन अब ये जो वंदे मातरम है, हम वो लिख रहे हैं, हिंदी में वो है, और इसको बहुत लोग पेट चिरवा वो बोलते हैं, जब पढ़ते थे उस समय, क्या है गुरुजी, पेट चिरवा वो, पेट चिरा हुआ है। अब वह बोलेंगे और वह बोलेंगे तो अंतर है। वहना, वहन, वहन करना, कैरी ढोना, और वहन अंतर है, तो वह और वह में अंतर है, इसको समझना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं विद्यालय जाते हैं, आपका विचार अच्छा नहीं है, लेकिन क्या विद्यालय जाते हैं ऐसा लोग बोलते हैं क्या, आपका विचार अच्छा है ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, ब ही बोलते हैं। विद्यालय जा रहे, कहाँ जा रहे हो, विद्यालय जा रहे, तो ब में होंठ सटता है, प फ ब, होंठ सटता है, ओष्ठ वर्ण के वर्ण है ये, लेकिन वह ये दंतोष्ठ है, इसमें